रात की खामोशी हमेशा से मुझे अपनी तरफ खींचती रही है। दिन भर की थकन, शोर, मशीनों की आवाज़ें, लोगों की बातें, सब कुछ रात के अंधेरे में कहीं खो जाता था। शायद इसीलिए मैं अक्सर आधी रात को अपने फार्म के इर्द गिर्द चहलकदमी किया करता था। मेरा नाम एडवर्ड है। उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है और मैं पिछले 40 बरसों से वेल्डर का काम कर रहा था। लोहे की चिंगारियां, जलती धात की बू और मशीनों का शोर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं एक बड़े से फार्म हाउस में अकेला रहता था, सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता बूसली। ये घर कभी खुशियों से भरा रहता था। मेरी बीवी मारिया की हंसी दीवारों में गूंजती थी। मेरे बच्चे हर वक्त शोर मचाते रहते थे। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। बच्चे अपने अपने घरों में बस गए और मारिया, कैंसर उसे मुझसे छीन कर ले गया। इसके बाद ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा रह गया था। मैंने कई बार सोचा कि ये फार्म बेच दूं, कोई छोटा सा घर ले लूं, मगर हर बार मारिया की याद मुझे रोक देती। उस रात भी मैं वर्कशॉप से वापस आया तो जहन बोझल था। मैंने जैकेट पहनी और बोसली को साथ लेकर बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी, दूर दरख्तों के साए हिल रहे थे। बोसली मेरे साथ साथ चल रहा था, कभी आगे भागता, कभी वापस आकर मेरे कदमों के पास चलने लगता। शायद वो समझता था कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। हम फार्म का चक्कर लगाकर वापस आ रहे थे कि अचानक मेरी नज़र ऊपर गई। घर की दूसरी मंजिल पर एक खिड़की थी, वही कमरा जहां मैं और मारिया रहा करते थे। मैं बरसों से उस कमरे में नहीं गया था। उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन उस रात मुझे साफ लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई साया हिला हो। मैं वहीं रुक गया। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने गौर से ऊपर देखा। खिड़की बिल्कुल खामोश थी, लेकिन मुझे यकीन था मैंने कुछ देखा था। गुस्सा मेरे अंदर उबलने लगा। कोई मेरे घर में कैसे घुस सकता है? मैं तेजी से अंदर गया, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और दरवाज़ा जोर से खोला। कमरा खाली था। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी बरसों पहले छोड़ दी थी। पुराना बेड, अलमारी, दीवार पर लगी मारिया की तस्वीर, सब कुछ खामोश। मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ न मिला। उस रात मैंने खुद को यही समझाया कि शायद मेरा वहम था। लेकिन अगली रात सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे जब बोसली की घुर्राने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वो दरवाजे के करीब खड़ा अंधेरे में घूर रहा था। फिर मैंने सुना, ऊपर से किसी के चलने की आवाज़, चर चर, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वही कमरा, मारिया वाला कमरा। मैंने नीचे रखा टॉर्च उठाया। एक लम्हे को ख्याल आया कि बंदूक भी ले लूं, मगर फिर खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ पुराने घर की आवाज़ें हों। मैं ऊपर गया, दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। फिर से कुछ नहीं। कमरा बिल्कुल खामोश था, लेकिन अब मेरे अंदर गुस्से की जगह खौफ ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारों में कोई राज छुपा हो। तीसरी रात मैं पानी पीने नीचे आया तो किचन की लाइट्स चल रही थीं। मैं वो लाइट्स कभी ऑन छोड़कर नहीं सोता था। अब मुझे यकीन हो गया, कोई मेरे घर में मौजूद था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। वो आए, पूरा घर चेक किया, हर कमरा देखा, मगर कुछ न मिला। उनके चेहरों से साफ जाहिर था कि वो मुझे वहमी समझ रहे थे, लेकिन मैं जानता था मैं पागल नहीं था। अगली रात सबसे खौफनाक थी। मैं सो नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि एक बार फिर ऊपर जाकर वो कमरा देखता हूँ, शायद दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा सांस रुक गया। फर्श पर औरतों के कपड़े बिखरे पड़े थे। मारिया के कपड़े, वही कपड़े जो मैंने उसकी मौत के बाद डिब्बों में बंद करके रख दिए थे। मेरी टांगें कांपने लगी। ये कोई मजाक नहीं था। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं फौरन समझ गया, वो मारिया नहीं थी। वो कद में छोटी थी। मेरा खून खुश्क हो गया। चंद सेकंड के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक मैं उसकी तरफ दौड़ा। वो मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे भागी। मैं उसके पीछे था। दरवाज़ा जोर से खुला और वो अंधेरे में गायब हो गई। मैं और बोसली पूरी रात फार्म में उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मैं हर आवाज़ पर चौंक जाता। मुझे हर वक्त लगता जैसे ऊपर कोई चल रहा है। मैं बंदूक अपने साथ रखकर सोता था,
कई बार दिल चाहा अपने भाई को बुला लूं, मगर मैं हमेशा से अपने मसले खुद हल करने वाला इंसान था। फिर एक रात मैं टीवी देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। लॉन में एक साया खड़ा था। वही औरत। वो खामोशी से मुझे घूर रही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं फौरन बंदूक लेकर बाहर भागा। बोसली भी साथ दौड़ा। वो चांदनी में खड़ी थी, बिल्कुल साकित। मैंने हवा में 2 फायर किए। वो फौरन मुड़ी और अंधेरे में भाग गई। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। उस वाकये के बाद मैं अंदर से टूट गया था। लेकिन ये डरावना ख्वाब खत्म नहीं हुआ था। चंद हफ्ते बाद मुझे केटरिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। रात गए तक ड्राइविंग करनी पड़ती थी। एक रात तकरीबन 2 बजे मैं काम से वापस आ रहा था। नींद गायब थी, भूख शिद्दत से लग रही थी। हाईवे के करीब एक मैकडॉनल्ड्स था। मैं वहीं रुक गया। ड्राइव थ्रू में चंद गाड़ियां थीं। मैं इंतजार करते हुए इधर उधर देख रहा था कि मेरी नज़र एक पुरानी वोल्क्सवैगन पर पड़ी। काले शीशों वाली गाड़ी पार्किंग के कोने में खड़ी थी। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। खाना लेकर मैं वहां से निकला। घर जाने का दिल नहीं था, इसलिए मैं करीबी जंगल के ऊपर बने एक पुराने लुकआउट पॉइंट की तरफ चल पड़ा। वो जगह मेरे नौजवानी के दिनों की याद थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पार्किंग खाली थी, लेकिन फिर वही वोल्क्सवैगन मेरे पीछे आकर रुकी। मेरा दिल डूब गया। क्या वो मेरा पीछा कर रहे थे? कुछ देर बाद मेरा दोस्त सेबेस्टियन भी आ गया। उसे देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हम दोनों ऊपर लुकआउट पॉइंट की तरफ चलने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो वोल्क्सवैगन के चारों दरवाजे एक साथ खुले। 4 आदमी बाहर निकले। वो खामोश खड़े थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। वो मंजर इतना अजीब था कि मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। हम जल्दी से ऊपर चले गए। कुछ देर बाद 3 आदमी हमारे पास आए। एक के जिस्म पर बेशुमार टैटू थे। वो हमें सिगरेट ऑफर करने लगे। उनके अंदाज में कुछ अजीब सा खतरा था। फिर अचानक मुझे याद आया, गाड़ी में तो 4 आदमी थे, चौथा कहाँ गया? इसी लम्हे सेबेस्टियन ने दरख्तों की तरफ इशारा किया। वो चौथा आदमी अंधेरे में खड़ा था और उसके हाथ में कुछ था। मेरा दिल हलक में आ गया। जैसे ही उसने देखा कि हम उसे देख रहे हैं, वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। भागो! सेबेस्टियन चिल्लाया और फिर हम दौड़ पड़े। पीछे से कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। हम जान बचाकर भाग रहे थे। आखिरकार हम गाड़ियों तक पहुंचे और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गए। उस रात हम दोनों खौफ से कांप रहे थे। अगले दिन हम मैकडॉनल्ड्स गए और वहां की मुलाजिम को उन लोगों की तस्वीर दिखाई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। पता चला वो टैटू वाला शख्स पहले वहां काम करता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और वो पागल हो गया था। वो लड़की का पीछा करता, उसे हरास करता, यहाँ तक कि पुलिस को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर देना पड़ा। लेकिन वो फिर भी रातों को पार्किंग में आकर बैठता था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों पहले नौजवानी में हम दोस्त अबैंडन्ड इमारतों में घूमने जाया करते थे। एक रात हम एक पुराने वीरान चर्च में गए। चर्च के नीचे बेसमेंट था, जहां हम बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक जोर से दरवाजा बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत हिल गई हो। कुछ दोस्त फौरन भाग गए, लेकिन मैं, मैक्स और एली वही रहे। हम आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आई थी। अंदर एक पुराना ड्रेसर रखा था। उसके आईने पर सुर्ख धब्बे लगे थे। शुरू में लगा शायद पेंट हो, लेकिन जब करीब गया तो एहसास हुआ कि वो अभी ताज़ा थे। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। फिर मैंने ड्रेसर पर एक पुरानी तस्वीर देखी। एक औरत सफ़ेद वेडिंग ड्रेस में मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गलत थी, गैर इंसानी। उसी लम्हे पीछे वाले कमरे से आवाज आई, जैसे कोई वहां चल रहा हो। हम तीनों की हिम्मत टूट गई। हम जान बचाकर वहां से भागे। जब मैं फेंस फलांगकर बाहर आया तो आखिरी बार मुड़कर देखा तो ऊपर खिड़की में एक साया खड़ा था। आज भी मुझे नहीं मालूम वो क्या था, इंसान या कुछ और।